नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका डेली क्लासेस बाय किशन सर में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10वीं विषय विज्ञान रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का भाग 2। हमने पहले भाग में रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण पे चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं, उनकी परिभाषाएं, उनके जो उदाहरण हैं, सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, सारी एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया जाएगा इस कक्षा में। अगर आप अंत तक बने रहें, पूरा वीडियो आप अगर अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि सारी अभिक्रियाएं आपको इसी वीडियो में यानी इसी कक्षा में आपको याद हो जाएगी। तो इस कक्षा में आप अंत तक बने रहें, पूरी कक्षा देखिए, आनंद लें और हम मजे के साथ इन अभिक्रियाओं को चुटकियों में कैसे करते हैं देखिए। कि संयोजन अभिक्रिया हमारी पहली है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है हमारी। तो क्या हो रहा है, संयोजन मतलब योग या संयोग हो रहा है, योग हो रहा है उनका। तो किसी वे रासायनिक अभिक्रिया होगी हमारी जिसमें क्या होगा कि दो या दो से अधिक पदार्थ हमारा आपस में क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, और मिलकर क्या करा रहा है, एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वैसे तो नाम से पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ हमारा आपस में मिल रहे हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब उदाहरण देखेंगे कि पहला हमारा एक सामान्य सा उदाहरण लेते हैं कि कार्बन और दूसरा पदार्थ हमारा हो गया ऑक्सीजन। दो पदार्थ हो सकते हैं या दो से अधिक भी हो सकते हैं, या दो पदार्थ हैं या दो तत्व भी बोल सकते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाया, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक क्या कर रहे हैं, एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, यानी एक ही पदार्थ का या एक ही यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपको परिभाषा को नहीं देखना है, मैं यहीं से आपको परिभाषा कैसे याद रखते हैं समीकरणों के माध्यम से वो बताता हूँ। कि जैसे हमारा एक पदार्थ ये है, दूसरा पदार्थ ये है, यानी कितने पदार्थ हो गए, दो पदार्थ हो गए। और दो पदार्थ आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, संयोग करके या मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं या एक नया यौगिक बना रहे हैं। यौगिक कितना बना रहे हैं, एक ही यौगिक बना रहे हैं। इस कारण से हम क्या कह रहे हैं इसको, कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं। इस कारण से हम संयोजन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा कि सिंपल सा है कि दो पदार्थ हैं, मिलकर एक पदार्थ, नया पदार्थ बना है। दूसरा उदाहरण ले लिया हमने एक सिंपल सा, कि जैसे कि जल का ले लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं हमारा, कि क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। तो ये भी कितने थे, दो पदार्थ थे और आपस में मिलकर क्या बनाया, एक। हाइड्रोजन हमारा एक था, ऑक्सीजन भी हमारा एक, ये दोनों ही मिलकर क्या बन गए, हमारा एक नया पदार्थ इन्होंने बना लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको संतुलित भी कर सकते हैं। संतुलन रासायनिक अभिक्रियाएं हमने कल चर्चा करी थी पहले वाले भाग में। अब आगे बढ़ते हैं, और भी अन्य उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि जिंक है। जिंक जब ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो ये भी कितने पदार्थ हैं, दो पदार्थ हैं, और दो ही पदार्थ आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, एक नया पदार्थ बना रहे हैं हमारे। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार से हम किसके माध्यम से याद रख सकते हैं, उदाहरणों के माध्यम से याद रख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हैं, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। एक नए पदार्थ या एक एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। चलिए दूसरी जो अभिक्रिया है हमारी उस पर आते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसा संयोजन है उसकी विपरीत पूरी वियोजन है, पूरी की पूरी विपरीत। अर्थात हम ये बोले कि अगर इसमें जुड़ रहा है तो इसमें जुड़ेगा नहीं, इसमें टूटकर, या हम बोले कि विघटित होकर एक दो या दो से अधिक नए पदार्थ या उत्पाद बनाएगा। जैसे हम इसी को उल्टा ले लेते, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारी है। जब हम इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे या ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारे दो या दो से अधिक पदार्थों में
टूट जाएंगे, अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है। तो ये हमारा अभिकारक एक ही था, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको क्या दी गई, ऊष्मा, और हमारे पास यहाँ कितने पदार्थ बने, दो या दो से अधिक पदार्थ बने, पूरी की पूरी इसकी विपरीत। तो जल से अगर हमारे ये जल है H2O, ये H2O था, अब इसी को उल्टा कर दिया हमने, तो जब H2O को जब हम क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे या विद्युत अपघटन भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा कि जल जो है इसके अलग अलग अणुओं में टूट जाएगा, अर्थात हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, दो या दो से अधिक नए उत्पाद का निर्माण करता है, या दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया है। इसी को फिर से विपरीत उल्टा या कर दो, तो इस प्रकार से हमारी ये क्या हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। आपको मजा आ रहा होगा किस प्रकार से हमने इन अभिक्रियाओं के माध्यम से ही पूरी ये जो परिभाषा है ये याद रखी। आपको कुछ नहीं करना है, नाम याद रखना है, संयोजन और वियोजन। संयोजन का अर्थ क्या है, संयोग हो रहा है, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल रहे हैं तो हमारा एक नया पदार्थ बन रहा है, या एक एकल उत्पाद बन रहा है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि एक एकल अभिकारक या एक पदार्थ क्या होता है कि टूटकर नया पदार्थ हमारे दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाता है, इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन की विपरीत अभिक्रिया भी कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया को। ठीक है, तो कैसा लगा आपको, और भी हम अन्य अभिक्रियाओं पर चर्चा करते हैं। चलिए, चलो अभी हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ी, वियोजन अभिक्रिया पढ़ी, अब हम जो देखते हैं ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी भी ये भी हमारे नाम से पता चल रहा है, जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या उत्पाद के साथ साथ में ऊष्मा बनती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब इसको हम उदाहरण के साथ समझते हैं, तो हमारा मेन तो उदाहरण ही है। उदाहरण जो रहेगा, जो यहाँ समीकरण बनाऊंगा मैं, तो वहां से ही हमारा ये पूरा जो परिभाषा है वो हमें याद हो जाएगी। तो देखते हैं किस प्रकार से। यहाँ पर एक सिंपल सा मैं उदाहरण, अभी जो मैंने संयोजन में उदाहरण लिया था वो का वही मैं उदाहरण यहाँ पर लेता हूँ, जैसे कि कार्बन है और ऑक्सीजन है। ये एक ऐसा उदाहरण है जो सब में से लगभग सिमिलर है, सेम है। तो कार्बन और ऑक्सीजन की आपस में, यानी कोयले को जब हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जला रहे हैं, तो हमारे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या बनेगा, साथ में ऊष्मा भी निर्मुक्त होती है। ठीक है, तो अब यहाँ से ही हमें समझना है कि ऊष्माक्षेपी क्या होगी। एक तो नाम से समझना है ऊष्माक्षेपी में मतलब क्या हो रहा, ऊष्मा बन रही है और ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। तो यहाँ पर C+O2 यानी कार्बन या किसी कोयले को जला रहे हैं हम, तो जलाने के बाद देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड या धुआं हुआ जो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड है, और साथ में आपने देखते हैं कि ऊष्मा भी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर साथ में अगर ऊष्मा बन रही है तो वो हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो वे ऐसा भी बोल सकते हैं कि वे अभिक्रिया जिनमें हमारे क्या होगा कि जब पास दो अभिकारक मिलकर उत्पाद बनाते हैं और उस उत्पाद के साथ में क्या बन रही है, ऊष्मा का निर्माण हो रहा है, तो वो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तरीके कितने भी हो सकते हैं बोलने के, ये हमें ध्यान रखना है कि कितने तरीके से बोल सकते हैं। चलिए, अब सेकंड जो हम उदाहरण लेते हैं इसका कि चूना है हमारा, ये भी एक ऐसा जो ऐसी समीकरण है जो हम अधिक बार उपयोग कर सकते हैं किसी में भी, अधिकतर अभिक्रियाओं में। तो ये हमारा जो चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें मिला दिया हमने पानी, जल मिलाया तो हमारे पास क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। जैसे आप घर में देखते हो कि आपने घर में चूना या किसी घर की रंगाई पुताई करने के लिए चूना लाते हैं और चूने के अंदर जैसे पानी डालते हैं तो वो उबलने लगता है, तो उबलने लगा अर्थात उसने क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, भुजा हुआ चूना भी उसको बोलते हैं। तो ये बनाया और उसमें देखा होगा वो उबल रहा है, अर्थात वो क्या कर रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, उसमें भी क्या बन रहा है, ऊष्मा बन रही है, ऊष्मा निर्मुक्त हो रही है। तो ये हमारा एक और काय का उदाहरण हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। और भी कई प्रकार के उदाहरण हैं तो उन पे भी बाद में चर्चा करेंगे। तो अभी देखो कि ये हमारा जो कोयला था उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और ऊष्मा भी निर्मुक्त हुई, यानी अंत में हमारा क्या हो गया, ऊष्मा बनेगी।
अब तीसरा जो उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ लूंगा मैं कि जैसे हम भोजन करते हैं। अब भोजन किया तो भोजन करने के बाद हम क्या करेंगे कि जैसे वो पाचन क्रिया हुई तो पचने के बाद हमारे क्या हुआ कि एकदम से अब भूखे हैं बहुत और हमने खाना ना खा लिया, भोजन वोजन कर लिया, तो हमें एकदम से ऊर्जा आ जाती है कि यार ताकत आ गई, शक्ति आ गई हमें कि यार हाँ यार अब हमारे पास मतलब ऊर्जा है। तो उसमें भी क्या होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया प्रयुक्त होगी, यानी जो हमारी वो अभिक्रिया होगी वो भी क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। जैसे कि हमारा जो भोजन या ग्लूकोज है वो कितना होता है C6H12O6, इसका फार्मूला है। और जब हम सांस के रूप में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो क्या बना लेगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना लेता है, ठीक है। और साथ में क्या निर्मुक्त करता है, ऊर्जा या ऊष्मा। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी का उदाहरण हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इतने उदाहरण हैं हमारे पास कि आसानी से हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को याद रख सकते हैं। तो क्या समझ में आया आपके? चलो एक बार और मैं रिपीट करता हूं इसको अच्छे से, ठीक है। इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हमारी हैं, कक्षा 10 में कई बार पूछी जाती हैं, तो इन पे विशेष चर्चा बहुत जरूरी है। देखिए कि हमने अभी पहला उदाहरण लिया कार्बन और ऑक्सीजन का, तो यहाँ अंत में क्या बना, ऊष्मा। हमने दूसरा उदाहरण लिया कैल्शियम ऑक्साइड और जल को मिलाया, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और ऊष्मा भी बनी। यहाँ तीसरा उदाहरण, अंत में क्या बनना चाहिए, हमारे ऊष्मा। ऐसी अभिक्रियाएं हमारे पास होनी चाहिए। अब यहाँ से हम एक बार और परिभाषा को रिपीट करते हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि जो हमारे पदार्थ हैं उनमें क्या करेंगे कि जो उत्पाद बनेंगे, पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं, उत्पाद के साथ में क्या बन रहा है, ऊष्मा भी उत्सर्जित कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो वे पदार्थ या वे अभिक्रिया जिसमें क्या होगा कि उत्पाद के साथ साथ में क्या बनेगी, ऊष्मा भी बनती है या ऊष्मा का निर्माण होता है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक ही बात है, बनना, निर्माण होना, उत्सर्जन होना, ये सारी एक ही बात है। आप उत्सर्जन की जगह जो भी उचित लगे वो बोल सकते हैं। वे सारी अभिक्रिया जो ये हमारी अभिक्रिया होंगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। अब अगला हम चर्चा करते हैं ऊष्माक्षोषी पर। अब जिस प्रकार से हमने संयोजन पढ़ा था, वियोजन पढ़ा था, उसी का विपरीत है। ऊष्माक्षेपी में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है। इसमें क्या होगा, इसमें ऊष्मा का अवशोषण होगा। क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण। तो ऊष्माशोषी, जैसे इसमें भी नाम से पता चल रहा है, ऊष्माशोषी, ऊष्मा का शोषण कर लिया इसने, ये ऊष्मा का शोषण कर लेती है, छीन लेती है ऊष्मा को, ठीक है, तभी जाके अभिक्रिया हमारी पूरी होती है। चलो उदाहरण देखते हैं। तो इसने क्या किया हमारे पास कि हम अब इसी को हम क्या करते हैं, विपरीत कर दो। ये कार्बन डाइऑक्साइड है हमारा, मैंने क्या बोला भैया, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो इसको उल्टा कर दो तो वो हमारी ऊष्माशोषी हो जाएगी। तो इसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, जब हम इसमें क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, गर्म करने पर क्या होगा हमारे पास C+O2 अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन बनेगी। अर्थात ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊष्मा का अवशोषण हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग में टूट गए हैं, जो उत्पाद के रूप में हमारा कार्बन और ऑक्सीजन बना। क्या समझ में आ रहा है आपके? समझ में आ रहा तो कमेंट में लिखिए हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, इसी को उल्टा कर दो साहब। तो CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर फिर क्या हुआ, ऊष्मा दी, तो क्या हुआ हमारे पास, यहाँ फिर ये विपरीत हो जाएगी इसकी। तो CaO + H2O जल में विपरीत हो जाएगा। क्या दिया, ऊष्मा, ठीक है, गर्म किया, इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन बनेगी, ऊष्मा लिख सकते हो या गर्म करने पर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, गर्म करने पर, गर्म करने पर। चलो अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाएगा, बहुत प्रचलित उदाहरण है। जो पौधे अपने श्वसन प्रक्रिया या प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या करेंगे, जल लेंगे और क्या करेंगे, सूर्य का प्रकाश भी लेंगे। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, वो अपना भोजन बनाते हैं। तो वो भी हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माशोषी।
तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला के क्या बनेगा, भोजन, C6H12O6, और ऑक्सीजन निर्मुक्त होगी, तो इसको संतुलित भी हम कर सकते हैं 6 ओके। ये आपको समझ में आया होगा। और इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया पर और चर्चा करते हैं। देखिए अभी हमने ये सारे उदाहरण लिखे कि इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी, गर्म करने पर लिख सकते हैं, सूर्य का प्रकाश, सब अलग अलग कंडीशन है, लेकिन सब में ऊष्मा काम कर रही है। चाहे वो गर्म करेंगे तो भी ऊष्मा है, सूर्य का प्रकाश भी ऊष्मा देता है हमें, ठीक है। तो ये सब कंडीशन मिला के मतलब ऊष्मा का अवशोषण होके फिर क्या कर रही है, हमारे अभिक्रिया बन रही है, कौन सी, ऊष्माशोषी। तो देखो वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड की ऊष्मा ली, क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन में टूट गया। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, गर्म किया, कैल्शियम और जल में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और जल में टूट गया। यहाँ पर हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड था, जल था, दोनों आपस में मिले, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। अगर ये नहीं होंगे तो ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ हमें कुल मिला के क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए, तो ऊष्मा का अवशोषण होगा, ये ऊष्मा ले गया, उसके बाद नया पदार्थ देगा, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा था ऊष्माशोषी में, ऊष्माक्षेपी में, कि हमारा ऊष्मा, कि हमारी जो ऊष्मा है वो क्या हो रही थी, निर्मुक्त हो रही थी, उत्सर्जित हो रही थी। चलिए आपको उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाया, आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से सारी अभी ये 4 अभिक्रियाएं हमने पढ़ी, इसको एक एक करके रिपीट करते हैं। किस प्रकार से हम रिपीट करेंगे देखना, रिवाइज करते हैं इनका। पहली हमारी अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से पता चल रहा है संयोग हो रहा है, किसका, कि दो या दो से अधिक पदार्थ हमारे आपस में मिलेंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कि या एक ही नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसका हमने सामान्य सा उदाहरण लिया था C+O2 CO2, ठीक है। और भी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO+H2O, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये जो ऐसे उदाहरण है जो हमारे लगभग अधिकतर अभिक्रियाओं में काम में आते हैं, तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया होगी। अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया पर। वियोजन अभिक्रिया क्या होगी हमारी, संयोजन अभिक्रिया की विपरीत, अर्थात इसमें क्या होगा कि हमारा जो एक पदार्थ या एक अभिकारक रहेगा वो क्या रहेगा, कि टूट जाएगा, उसको उष्मा या हम कुछ भी अगर देते हैं, उष्मा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। तो टूट रहा है तो दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट रहा है ना। तो यानी उत्पाद कितने बन रहे हैं, C+O2, ये हमारा उत्पाद है, और अभिकारक क्या था, CO2, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, वियोजन अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या हो जाएगी हमारी, अभी चर्चा करी, एक बार और रिवीजन करते हैं कि नाम से पता चल रहा ऊष्माक्षेपी यानी ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो देखिए कि वे अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, उत्पाद तो बन ही रहा है, यहाँ उत्पाद तो बन ही रहा है, ये उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड जल है, साथ में क्या हो रहा है, उष्मा या ऊर्जा भी निर्मुक्त हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, इसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलो आगे बढ़े, तो ये और भी अन्य प्रकार के उदाहरण मैंने ले रखे हैं। अगला है हमारा ऊष्माशोषी। अब इसमें भी नाम से पता चल रहा है ऊष्माशोषी यानी उष्मा का क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, उष्मा वो लेके फिर क्या करेगी कि नए उत्पाद बना रही है, मतलब बिना उष्मा के वो नए पदार्थ नहीं बना सकते, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या होता है, उष्मा का अवशोषण हो रहा है, उत्सर्जित नहीं अवशोषण हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी कहेंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं। देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड था, अगर इसको तोड़ना है, कार्बन डाइऑक्साइड को यौगिक है, तो उष्मा की सहायता से तोड़ा तो क्या बना, कार्बन और ऑक्सीजन बना। फिर हमारे दूसरा उदाहरण लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी गर्म करेंगे तो हमारे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और जल बनेगा। ये हमारा उदाहरण है, यानी हमारे लगभग वही उदाहरण है जो हमारे अधिक अभिक्रियाओं में काम में आएंगे। चलिए अभी हमने कौन कौन से अभिक्रिया पर चर्चा करी, संयोजन, दूसरी वियोजन, तीसरी ऊष्माक्षेपी और चौथी ऊष्माशोषी। अब हम यहाँ और अभिक्रिया लेके आए हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन, तो ये भी आपको यही याद करवाएंगे। तो चलिए साथियों मेरे प्यारे, चलो कि विस्थापन यानी नाम से इसमें भी पता चल रहा है कि वो क्या करेगा, उसको विस्थापित करेगा। विस्थापित मतलब हटा देगा, उसको भगा देगा। तो चलिए
कि मतलब जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व की यौगिक से क्या कर देता है, उसको दूसरे तत्व की यौगिक से उसको विस्थापित कर देता है, तो हम क्या कहेंगे, उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर एक हम सामान्य उदाहरण लेते हैं कि हमारा कॉपर, जो ये कॉपर सल्फेट है, तो कॉपर सल्फेट है, ये फेरस से क्रिया करा, मतलब यहाँ पर फेरस क्या था, पैसे वाला आदमी था, और यहाँ क्या है, बेचारा कॉपर हमारा गरीब था। गरीब की दोस्ती किसके साथ थी, अमीर के साथ थी। तो इस फेरस ने बोला कि अरे यार मेरे को तो इससे दोस्ती नहीं रखना है ना, तो तू मेरे साथ आ जा, अपन दोनों पैसे वाले। अब ये पैसे वाले दोनों एक तरफ चले गए, बेचारा कॉपर गरीब था, उसको हटा दिया अर्थात विस्थापित कर दिया। तो यही तो हुआ कि जो फेरस था उसने कॉपर सल्फेट की यौगिक से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया। तो एक तत्व हमारा फेरस है और दूसरा तत्व हमारा कॉपर है और सल्फेट इसके साथ था, तो ये बना रहा था यौगिक। तो ये फेरस ने कॉपर सल्फेट के जो विलयन या यौगिक था उससे कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, और ये दोनों हो गए साथ में और कॉपर निकल गया बाहर। चलो एक और उदाहरण लेते हैं कि हमारा मान लो कि अब फेरस को हटा देते हैं, तो हमारा जिंक है और जिंक हमारा है, तो उससे फेरस सल्फेट से अब ये दोस्ती हो गई थी, इनकी दोस्ती तोड़ेंगे। चलो तो फिर जिंक क्या करेगा, जिंक और पैसे वाला, तो और पैसे वाला है, तो यहाँ पर ये सल्फेट से क्रिया कर लेगा। अब सल्फेट से क्रिया करेगा तो ये बना लेगा जिंक सल्फेट, और अब फेरस का काम लगा दिया इसने, अर्थात इसको बाहर कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो जिंक ने क्या किया, जो फेरस सल्फेट अर्थात यौगिक था, कौन से यौगिक, एक फेरस तत्व का यौगिक था, तो उसको क्या किया, खुद से क्रिया कर ली, जिंक सल्फेट बना लिया, फेरस को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये समझ में आया प्यारो। चलिए अगली अभिक्रिया हमारी होती है द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होगा, आदान प्रदान किसका, आयनों का। तो चलिए पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा लेते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया कैसे करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। तो यानी बेरियम क्लोराइड की क्रिया कैसे करवाई जाती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से करवाते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट, यानी ये जो बेरियम है ये इससे क्रिया कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से क्रिया कर लेगा। तो हमारा जो बेरियम है ये सल्फेट से क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना लेगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना लेगा। इसको संतुलित भी करना है हमें, तो किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए देखो ये होगी संतुलित, 2 लगा दिया, 2 हो गया। यहाँ पर संतुलित करना मैंने पहले वीडियो में बता रखा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसमें रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, संतुलित रासायनिक समीकरण और किस जो भी और कुछ प्रश्न थे आपकी किताब में वो सारे पे चर्चा कर रखी है। तो चलिए फिर से आ जाते हैं द्विविस्थापन में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो नए उत्पाद के निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होगा, किसका, आयनों का। आयनों का आदान प्रदान हो रहा है यहाँ पर, ये प्लस का ये ऋण का, ये प्लस का ये ऋण का, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये धन ये ऋण, ये धन ये ऋण। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, जो आयनों का आदान प्रदान हुआ हमारे यहाँ। तो जिस प्रकार से हम इसके सामान्य उदाहरण बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया इनका हटा साटा, यानी इसने इससे शादी कर ली बेरियम ने सल्फेट से, और हाइड्रोजन ने क्लोरीन से शादी कर ली, और हमारा यहाँ क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बना लिया और हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। तो इसे बोलते हैं हमारे यहाँ आटा साटा। आपके यहाँ क्या बोलेंगे, कमेंट करके बताइए। आशा है ये समझ में आया होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें एक लाइन याद रखनी है कि आयनों का आदान प्रदान। तो आयनों का आदान प्रदान जब हो रहा है तो वही हमारी क्या हो जाएगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी। चलिए आगे देखते हैं उपचयन अभिक्रिया। अभी हमने जो पहले अभिक्रियाओं पर चर्चा करी वो समझ में आई होगी, नहीं समझ में आया तो पूरा वीडियो अच्छे से देखना है और उसको समझना है। अगर पूरा वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगला हमारा है उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होगा, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की
कमी, तो अर्थात ह्रास होगा, तो क्या होगा हमारा, उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक नॉर्मल सा उदाहरण जो मैंने कई बार लिया है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिले तो क्या बना, जल बना। यानी ऑक्सीजन जुड़ा, कहां पर जुड़ा, यहां पर। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वृद्धि की जगह ऑक्सीजन का जुड़ना, तो यहां जुड़ा ये, तो ये हमारा क्या बन गया, जल बन गया। तो ये पहला उदाहरण। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लेते हैं। मतलब कुल मिला के उत्पाद में ऑक्सीजन जुड़ जानी चाहिए। चलो आगे बढ़े। तो Cu प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करवाई तो क्या बना, कॉपर ऑक्साइड बना। तो हमारा ये देखो कि यहाँ भी क्या था, ऑक्सीजन जब हमने यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो यहाँ भी हमारा क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा। अर्थात सीधा सा है कि जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा वह हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। इसको याद रखने का तरीका देखो कि उपचयन यानी तुम व्यायाम कर करके उब गए हो तो तुम्हें काई की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। तो तुम क्या करोगे, बाबा रामदेव बन जाओगे, तेजी से सांसें लेने लगोगे। तो भैया यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया। चलिए अगला आते हैं, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होगा हमारा, कि इसकी विपरीत, जिसमें क्या होगा, पूरा उल्टा। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। चलो तो आगे इसमें उदाहरण समझते हैं। चलो देखो उदाहरण कि जब कॉपर ऑक्साइड है हमारा, तो इसकी क्रिया कैसे करवा रहे हैं, हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का ह्रास करना है। इस ऑक्सीजन को हटाएंगे हम, बहुत रह लिया साथ में इसके कॉपर के साथ में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हाइड्रोजन से क्रिया करवा दी। तो जब हाइड्रोजन से क्रिया करवा दी तो ये अपने इसने हाइड्रोजन से ऑक्सीजन से क्रिया कर ली हाइड्रोजन ने, तो यहाँ बना लिया ये जल, और कॉपर क्या निकल गया बाहर। अर्थात ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन अभिक्रिया हो गई। यानी कॉपर के साथ क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन हटा है। अच्छा, इस अभिक्रिया में हमारे दोनों समीकरण है, मतलब दोनों ही अभिक्रिया का लिए उदाहरण एक ही हो जाएगा। कैसे कि ये ऑक्सीजन ने किससे क्रिया करी, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन से क्रिया करी तो क्या बना दिया, हमारा जल बनाया। अब ये जल बनाया तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ये उपचयन में भी काम में आ रहा कि यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया देखो। और यहाँ वाली इस वाली अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर वाले में इसने क्या किया, इसको हटा दिया। ठीक, इसको कॉपर पूरा हट गया है, ऑक्सीजन यहाँ था हमारा, तो ऑक्सीजन हटा, तो ये कौन सी क्रिया होगी हमारे, अपचयन अभिक्रिया हो गई है। मतलब दोनों ही अभिक्रिया क्या हो रही है, इसमें साथ में हो रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, तो किसमें, इसमें उपचयन हो रही है, उपचयन। ये हमारी कौन सी अभिक्रिया है, उपचयन, और ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन। यानी पहले कॉपर ने ऑक्सीजन को हटाया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की क्रिया हुई, तो यहाँ उपचयन और कॉपर अकेला रह गया, मतलब अपचयन, अर्थात ऑक्सीजन हट गया। तो क्या प्यारे समझ में आया। देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ हटी, कॉपर में से हटी, हट गई भैया। अब उपचयन में यहाँ ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उपचयन, अपचयन। और उपचयन में क्या हो रहा है, यहाँ देखो कि ऑक्सीजन जुड़ रही है। मतलब ये जो हमारा उदाहरण है, ये जो एग्जांपल है, ये उपचयन के लिए भी लागू हो जाएगा और अपचयन के लिए भी लागू हो जाएगा। मतलब हमें अलग से उदाहरण याद रखने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या ये समझ में आया आपके। तो हम आगे बढ़े। चलिए साथियों, अब हम अगली अभिक्रिया पर बात करते हैं, उपचयन और अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें उपचयन अभिक्रिया भी होगी
और अपचयन अभिक्रिया भी होगी, यानी ऑक्सीजन जुड़ेगा भी और ऑक्सीजन हटेगा भी, हाइड्रोजन जुड़ेगा भी और हाइड्रोजन हटेगा भी, यानी उसकी वृद्धि भी होगी और ह्रास भी होगा। तो वही हमारी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। चलिए तो उदाहरण के माध्यम से चर्चा करते हैं। अभी हमने एक उदाहरण लिया था कि कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हम कैसे करवा रहे हैं? हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कॉपर है, ऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, और ये जब क्रिया करेगा तो हमारा जल और कॉपर बनाएगा। अर्थात यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अभिक्रिया होगी हमारी ये वाली, यानी कॉपर अकेला हो गया तो इसमें ऑक्सीजन क्या होगा? हटा, तो इसे बोलेंगे अपन अपचयन। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ा, तो इसे बोलेंगे हम उपचयन। क्या बोलेंगे? उपचयन। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है वो अभिक्रिया हमारी उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन हमारा क्या होगा? ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हटेगा तो वो हमारा कौन सा होगा? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो समझ में आया कि वे अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों ही अभिक्रिया होती हैं उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला हम बात करते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है हमारी? कि वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। अब ये अवक्षेप क्या है? अवक्षेप मतलब ये होता है कि दो पदार्थ यानी दो अभिकारक आपस में मिलकर इधर जो उत्पाद बनेगा वहां पर एक ठोस पदार्थ प्राप्त होगा, उसे हम क्या कहेंगे? अवक्षेप बोलेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम अवक्षेपण अभिक्रिया कर सकते हैं कि देखो बेरियम क्लोराइड है हमारा, तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया कैसे करवाते हैं हम? पोटेशियम सल्फेट से करवाते हैं। तो क्या प्राप्त होता है कि बेरियम सल्फेट से क्रिया कर लेगा तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होगा, और प्लस में ये पोटेशियम इससे क्रिया कर लेगा तो हमारा क्या बनेगा? पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अर्थात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये जो बेरियम सल्फेट बना यही हमारा क्या है? ठोस रूप में प्राप्त होगा, वही हमारा अवक्षेप होगा। ठीक है, तो ये आशा है आपको समझ में आया होगा। यही अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब क्या होता है? ठोस पदार्थ। तो वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है वह हमारी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, जिस प्रकार से चूने को रख देते हैं और वो वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है? ठोस कठोर हो जाता है, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी? अवक्षेप, यानी ठोस पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, तो वो हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया होगी। तो बेरियम क्लोराइड की क्रिया कैसे? पोटेशियम सल्फेट से करवाने पर बेरियम सल्फेट बनता है, और ये बेरियम सल्फेट जो है हमारा हो गया है अवक्षेप है। ठीक है, तो चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण का अर्थ होता है कि जैसे कि एक उदाहरण से लेते हैं कि हमारा लोहा है, लोहे में क्या आपने देखा होगा धीरे 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 क्या हो जाता है? उस पर जंग लग जाती है, तो वही हमारा क्या है? संक्षारण है। तो लोहे में जंग लग रही है, वो किस कारण से लग रही है? कि लोहे ने क्या किया? जैसे वायु है, नमी है, उससे क्रिया कर ली, और इससे क्रिया करके उसके ऊपर क्या है? वो एक परत जम गई भूरे रंग की, तो भूरे रंग की परत जमी तो वो हमारा क्या हो जाएगा? संक्षारण कहलाता है। तांबा होगा तो हरे रंग की, चांदी होगी तो काले रंग की परत जम जाएगी, तो इस प्रकार से उसे हम क्या कहेंगे? संक्षारण कहते हैं। संक्षारण का उदाहरण यानी एग्जाम्पल अगर हम समीकरण के रूप में देखें तो Fe यानी लोहे में जब क्या होता है? जो जल से क्रिया करेगा, तो जल से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? कि यहाँ पर वो क्या बना लेगा? फेरस ऑक्साइड बना लेगा, Fe3O4। अर्थात हमारा यहाँ पर ये जो सूत्र है ये काय का है? जंग का है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। इसको संतुलित किस प्रकार से कर सकते हैं? 3 फेरस को देखा 3, तो यहाँ में चाहिए 3। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया था, मैं डायरेक्टली छोड़ थोड़ा चलता हूँ। ऑक्सीजन के चाहिए 4, हमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4, तो यहाँ भी 4 अपने को ये करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हमारा काय का उदाहरण हो गया, जंग का उदाहरण हो गया, है ना, समीकरण के रूप में। कि जब कोई धातु होगी जैसे लोहा है तो उसमें क्या हुआ कि उसके ऊपर हरे रंग की भूरे रंग की जो परत जमी है वो हमारी क्या हो जाएगी? संक्षारण कहलाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है हमारा? कि जैसे कि बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं, खाने वाली जो चीजें हैं वो आपने देखा होगा कि खराब हो जाते हैं, उनमें से गंध आने लगती हैं, तो वही हमारी क्या है? विकृत गंधिता है। तो देखो विकृत का अर्थ होता है खराब होना,
गंध, गंधिता का अर्थ होता है गंध आने लगती है उनमें से। क्या आने लगती है? गंध आने लगती है। तो बहुत सारे जो तेल या वसा युक्त, जैसे तेल के बने हुई जो चीजें हैं, है ना, या वसा युक्त जो चीजें होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, ये क्या करते हैं? वायु से क्रिया करके क्या होते हैं कि खराब हो जाते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। खराब भी हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं? गंध भी आने लगती है। तो वो ही हमारा क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाता है। अब विकृत गंधिता से बचाने के उपाय क्या है? तो देखो, एक तो खराब किस लिए हो रहे हैं? वायु से क्रिया करके खराब हो रहे हैं। अर्थात हमें क्या करना है कि इनको ऐसी जगह नहीं रखना है जहां पर वायु हो, अर्थात इनको हमें वायु रोधी बर्तनों में, यानी जहां पर वायु नहीं हो, है ना, जहां पर वायु नहीं पहुंचनी चाहिए, ऐसे ढक्कन लगा के बर्तन में ऐसे पैक करके रख दो तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होंगे। अब वायु से क्रिया करके वो खराब नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन गैस, चिप्स की थैलियां देखी होगी, उसमें हवा ज्यादा आती है, चिप्स थोड़ी सी निकलती है। तो चिप्स थोड़ी सी निकल रही, हवा क्यों भर रहे हैं? वो हवा इसीलिए भर रहे हैं कि चिप्स खराब नहीं हो। वो कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उसे खराब होने से बचाने के लिए। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? विकृत गंधिता से, अर्थात जो खाद्य सामग्रियां हमारी जितनी भी हैं उनको बचाने के जो उपाय हमारे हो जाएंगे कि वायु रोधी बर्तनों में क्या करना है? उनको रखना है। वायु रोधी यानी जहां वायु ना हो, ठीक है, ऐसे बर्तनों में रखना है। और चिप्स की थैलियों में क्या भरते हैं? नाइट्रोजन गैस। आशा है आज आपको मजा आया होगा। सारी जो चीजें हमने समझी हैं, क्लियर करी हैं, वो एक एक करके समझ में आई होंगी। और आप पूरा वीडियो देखें, पूरा वीडियो देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जितनी भी रासायनिक समीकरणें बताई वो सारी इंपॉर्टेंट थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे के जो प्रश्न है अभ्यास के, वो करने का प्रयास करें। कुछ कमी लगती है उनमें, अगर आपको नहीं आता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोले, तो मैं आगे अभ्यास के प्रश्न पे भी वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जितने भी आपके साथी हैं 10वीं क्लास में उसको ये वीडियो पहुंचाएं। अभ्यास के प्रश्न आप देखें और करें। अगर उनमें कुछ डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसके ऊपर, अभ्यास के प्रश्नों के ऊपर भी और वीडियो बना दूंगा। वैसे ये जितना भी मैंने समझाया है वो सारा लेक्चर, वो सब अभ्यास प्रश्न में हमारे हैं। और भी कुछ ऐसा प्रश्न लगता है या कुछ ऐसे हैं तो अभ्यास के प्रश्नों के लिए आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो हम एक और पार्ट इसका लाएंगे। ये आज का सेकेंड पार्ट समाप्त होता है। धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, केवी क्लास से जुड़े रहें, और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।